गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन पढ़ेंगे और मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन होता है आपका जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। आपने इंटर में पढ़ा भी होगा फैराडे लॉ के बारे में। यहाँ पे हम इसका स्टेटमेंट आपको बताते हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ अराउंड ए क्लोज सर्किट इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट। इसका मतलब है कि अगर किसी भी क्लोज सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस होता है, ये तभी संभव है जब उस सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तभी उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होती है -d∅dt के बराबर होती है। फाई यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। मैग्नेटिक फ्लक्स अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है, उसी के कारण ईएमएफ इंड्यूस होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको। अब हमें क्या करना है कि दोनों साइड में इंटीग्रल फॉर्म बनाना है। तो हम इंड्यूस ईएमएफ को इंटीग्रल फॉर्म में लाइन इंटीग्रल E.dl लिखेंगे और मैग्नेटिक फ्लक्स फाई ऑलरेडी आपको पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होती है सरफेस इंटीग्रल B.ds, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोल देते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू होगी लाइन इंटीग्रल E.dl, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा B.ds के बराबर। हमें ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा लाइन इंटीग्रल E.dl, राइट हैंड साइड में मिलेगा -d/dt सरफेस इंटीग्रल B.ds। अब हमें आगे क्या करना है, इस साइड में लाइन इंटीग्रल है, इधर सरफेस है, तो हमें सरफेस इंटीग्रल को भी लाइन इंटीग्रल में हमें चेंज करना होगा। तो लाइन इंटीग्रल को हमें सरफेस इंटीग्रल में चेंज करना होगा। तो लाइन को सरफेस में चेंज करने के लिए हम स्टोक्स थ्योरम का यूज करते हैं वेक्टर कैलकुलस में। बस इस बात का ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो स्टोक्स थ्योरम का जो फार्मूला होता है सरफेस इंटीग्रल A.dl इक्वल टू कर्ल A.ds। इसका मतलब यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसका हम यहाँ पे स्टोक्स थ्योरम में कर्ल लेते हैं और फिर वो सरफेस इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। यानी A.dl को सरफेस इंटीग्रल कर्ल A.ds लिख सकते हैं। इस फार्मूले का यूज हम इक्वेशन नंबर 2 में करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास एक स्थान पे कैपिटल E है, E.dl लिखा है, तो E.dl को ये फार्मूला यूज करके हम लिख सकते हैं कर्ल E.ds। और राइट हैंड साइड में तो एज इट इज लिखना है -d/dt सरफेस इंटीग्रल B.ds। आपको यही लिखना है। फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और राइट हैंड साइड में 0 कर देंगे। फिर सरफेस इंटीग्रल लिख देंगे, कॉमन होगा ds, कॉमन के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी कर्ली आपका यहाँ से मिलेगा, dB/dt यहाँ से मिलेगा, तो हम कर्ली प्लस dB/dt को ब्रैकेट में लिख देंगे। कॉमन टर्म ds बाहर आएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ds 0 हो नहीं सकता है, सरफेस टर्म 0 हो नहीं सकता है, तो हम क्या करेंगे, तो ब्रैकेट में कर्ली प्लस dB/dt को 0 कर देंगे। ds 0 हो ही नहीं सकता, अगर 0 ही हो जाएगा तो ईएमएफ कहाँ इंड्यूस हुआ है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ पे चेंज हुआ है, संभव ही नहीं है, तो ds 0 नहीं होगा। तो कर्ल E प्लस dB/dt की वैल्यू 0 के बराबर करेंगे और कर्ल E को -dB/dt लिख लेंगे। और कर्ल का जो सिंबल होता है वो डेल क्रॉस होता है, तो हम कर्ल की जगह पे लिखेंगे डेल क्रॉस E माइनस, आप इसको चाहे dB/dt लिखिए चाहे -del-v/del-t लिख लीजिए। हमने del-v/del-t इसलिए लिखा है कि मैग्नेटिक जो फील्ड होती है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, y, z एंड टाइम। और कोई भी क्वांटिटी होती है अगर वो कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है तो उसको हम पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिखते हैं। इसके आगे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बताएंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जानना आपके लिए आवश्यक है। अगर आपको मैक्सवेल की 4th इक्वेशन स्टडी करनी है तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का आना कंपलसरी है, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मैक्सवेल के 4th इक्वेशन में, जिसको हम एम्पियर्स लॉ बोलते हैं, उसमें इसका उपयोग होता है। इसको हम अप्लाई करेंगे। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पहले हम आपको बताते हैं। इफ वी कंसीडर इन ए कंडक्टर, अगर हम एक कंडक्टर लेते हैं जिसमें करंट फ्लो करती है,
हमें मालूम है कि किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो करती है तो वो इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। इलेक्ट्रॉन हमारे चार्ज कैरियर होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मोशन करते हैं, जब उनके ऊपर फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो करंट बहती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वही मैंने एक कंडक्टर माना है। ये मालूम है कि कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इफ़ वी कंसीडर इन ए कंडक्टर करंट इज फ्लोइंग थ्रू ए सरफेस, कंडक्टर के सरफेस से करंट फ्लो हो रही है, तो द वैल्यू ऑफ करंट आई थ्रू ए सरफेस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसका मतलब है किसी भी सरफेस से अगर करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब है उस सरफेस से होकर के चार्ज फ्लो कर रहे हैं। और अगर किसी भी सरफेस से करंट फ्लो कर रही है, इसका मतलब है ग्रेजुअली उस सरफेस से जो चार्ज कैरियर हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। इसीलिए हम आई को लिखते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी के बराबर लिखते हैं कि चार्ज की वैल्यू टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और नेगेटिव साइन का मतलब होता है चार्ज कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या जैसे ही टाइम के साथ डिक्रीज होगी किसी सरफेस से, तब हमें करंट की वैल्यू मिलेगी। तो आई को माइनस डी क्यू बाई डी टी लिख सकते हैं। आप लोगों ने इंटर में एक टर्म पढ़ा होगा, करंट डेंसिटी के बारे में पढ़ा होगा। करंट डेंसिटी होता है करंट अपान एरिया होता है। इसको आई अपान ए लिखेंगे या आई अपान एस लिख सकते हैं। तो जो एरिया सरफेस एरिया का सिंबल होता है, चाहे ए लिखें चाहे कैपिटल एस लिखें, हमने अपनी फैसिलिटी के लिए एस लिख लिया है यहाँ पे। अगर बहुत छोटा सा सरफेस एरिया लिया जाए, एक कंडक्टर में हम बहुत छोटा सा अगर एरिया लेते हैं, सरफेस एरिया लेते हैं, सरफेस एलिमेंट लेते हैं ds, तो उसमें चार्ज कैरियर भी कम होंगे तो करंट की वैल्यू भी कम होगी। जैसे सरफेस एरिया सरफेस एलिमेंट की वैल्यू हम इस्तेमाल कर देते हैं, ds ले लेते हैं, तो उसी के करस्पॉन्डिंग करंट की जो वैल्यू हो जाएगी वो di हो जाएगी। तो j को हम di अपान ds लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो di की वैल्यू आ जाएगी j डॉट ds के बराबर आ जाएगी। और यहाँ से जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो i की वैल्यू आ जाएगी सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds। तो i को अगर हमें इंटीग्रल फॉर्म में लिखना है तो i को हम इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds लिखते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन 1 में i के स्थान पे सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds लिखना है। तो हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 1 को आगे सॉल्व करेंगे, इवेलुएट करेंगे आगे। तो i के स्थान पे हम ये वैल्यू लिखेंगे सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds की वैल्यू, और q की वैल्यू मालूम ही है वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv होती है। मैक्सवेल के पहले इक्वेशन मैंने बताया है, q की वैल्यू वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv के बराबर होती है। दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds हमें मिलेगा, और राइट हैंड साइड में आप देखिए माइनस डी बाई डी टी तो है ही ऑलरेडी है, और q की जगह हमें वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv ये वैल्यू पुट करनी है। तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो डॉट dv हो जाएगा। इस साइड में सरफेस इंटीग्रल है, इस साइड में वॉल्यूम इंटीग्रल है, तो जाहिर सी बात हम दोनों साइड में एक ही टाइप का इंटीग्रल बनाएंगे। अगर हमें इसको आगे मॉडिफाई करना है, डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो j डॉट ds सरफेस इंटीग्रल है, इसको हम वॉल्यूम इंटीग्रल में लिखेंगे। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज करेंगे, j वेक्टर क्वांटिटी होती ही है तो j का हम डाइवर्जेंस ले लेंगे। तो डाइवर्जेंस j dv माइनस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv के बराबर होगा। राइट हैंड साइड में हमें कोई चेंज नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम ऑफ वेक्टर कैलकुलस यूज करके सरफेस को वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज कर दिया है। अब फिर वही काम किया कि जो राइट हैंड साइड में टर्म है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे, लिख सकते हैं वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस j dv प्लस डी बाई डी टी वॉल्यूम इंटीग्रल रो dv इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। फिर मैंने वॉल्यूम इंटीग्रल लिखा है, dv टर्म दोनों में कॉमन है, dv कॉमन ले लिया तो हमें यहाँ से मिलेगा डाइवर्जेंस j और यहाँ से मिलेगा डी रो अपॉन डी टी dv इक्वल टू 0। dv की वैल्यू 0 होती नहीं है, dv की वैल्यू 0 हो नहीं सकती है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, जो हमारा जो ब्रैकेट में इस टर्म को हम 0 करेंगे तो डाइवर्जेंस j प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0, या डाइवर्जेंस का सिंबल हम लिखते हैं डेल डॉट j प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू 0। तो ये जो वॉल्यूम एलिमेंट सरफेस एलिमेंट कभी भी लेते हैं 0 हो ही नहीं सकते हैं। अगर आपने वॉल्यूम एलिमेंट भी 0 ले, इसका मतलब कंडक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। अगर कंडक्टर ही नहीं है तो करंट कहाँ फ्लो कर रही है, करंट नहीं फ्लो करे, करंट डेंसिटी नहीं होगा। तो कभी भी ये जो वॉल्यूम एलिमेंट होते हैं, सरफेस एलिमेंट होते हैं, लेंथ एलिमेंट होता है,
ये सब आर्बिट्रेरी टर्म, इनको हम कभी जीरो कर नहीं सकते हैं। तो डीवी की वैल्यू जीरो हम कभी नहीं कर सकते हैं। डेल डॉट जे प्लस डेल रो अपॉन डेल टी इक्वल टू जीरो, इसी को हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बोलते हैं। डाइवर्जेंस जे की वैल्यू डेल रो अपॉन डेल टी के बराबर है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।